गजनी की वो ठंडी बर्फीली वादियां और उनके बीच एक बहुत बड़ा सार्वजनिक अखाड़ा, जिसे हम एक तरह की रंगभूमि कह सकते हैं, वहां खचाखच भीड़ जमाए। हाँ, और उस अखाड़े के बिल्कुल बीचों बीच एक विशाल आदमकद कांस्य की मूर्ति रखी हुई है। बिल्कुल। और ये मूर्ति कोई आम सजावट का सामान नहीं है। इसे भारत के मैदानी इलाकों से, थानेसर से, मतलब सैकड़ों किलोमीटर दूर से घसीट कर इस पहाड़ी राजधानी में लाया गया है, जो कि चक्र स्वामिन की मूर्ति है। सही कहा। आज की इस विस्तृत चर्चा में हम ठीक उसी शासक की मानसिकता और उसकी रणनीतियों को खंगालने वाले हैं, जिसने उस मूर्ति को वहां लाकर रखा था, महमूद गजनी। और मैं शुरुआत में ही बता दूं, हमारी आज की ये चर्चा सिर्फ तारीखों, लड़ाइयों या खजाने की उबाऊ सूची के बारे में नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये समझने की कोशिश है कि कैसे सत्ता की भूख, बेहिसाब दौलत और धर्म का इस्तेमाल करके एक व्यक्ति ने इतिहास का रुख ही मोड़ दिया। मतलब एक ऐसा शासक जो एक तरफ तो बहुत बड़ा विध्वंसक था और दूसरी तरफ दुनिया के बेहतरीन कला और साहित्य का संरक्षक भी। एक बहुत ही अजीब विरोधाभास है ये। लेकिन इस चर्चा की शुरुआत में ही ये स्पष्ट करना बहुत जरूरी है कि इतिहास के इन पन्नों को पलटते समय हमारी कोई मंशा किसी विचारधारा का बचाव करने या किसी को कटघरे में खड़ा करने की नहीं है। हाँ, ये बहुत जरूरी पॉइंट है। ऐतिहासिक घटनाओं को आज के नैतिक पैमानों पर तौलने के बजाय हम विशुद्ध रूप से उन तथ्यों और रणनीतियों की चीरफाड़ करेंगे जो उस दौर में अपनाई गईं, जो हमारे मूल स्रोतों में दर्ज हैं। बिल्कुल। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि 11वीं सदी में फैसले आखिर कैसे लिए जाते थे, एक साम्राज्य की जो मशीनरी होती है वो कैसे काम करती थी, और उन फैसलों ने आने वाली कई सदियों के लिए उपमहाद्वीप का भूगोल और मनोविज्ञान कैसे बदल कर रख दिया। तो चलिए इस मशीनरी के शुरुआती पुर्जों को समझते हैं। 932 ईस्वी का समय है। अल्पतकीन नाम का एक तुर्क सरदार गजनी साम्राज्य की नींव रखता है। अगर मैं इसे आज के व्यापारिक भाषा में कहूँ तो ये किसी आधुनिक स्टार्टअप की तरह लगता है ना? एक व्यक्ति ने कंपनी शुरू की, एक विजन रखा। हाँ, एक फाउंडर की तरह। सही कहा। लेकिन इस साम्राज्य को एक बहुराष्ट्रीय ताकत बनाने का काम उस संस्थापक ने नहीं किया। ये काम किया उसके एक गुलाम ने, जो बाद में उसका दामाद भी बना, सुबुक्तगीन। बिल्कुल। 977 ईस्वी में सुबुक्तगीन गद्दी पर बैठता है और सीमाओं का असली विस्तार शुरू करता है। और इसके बाद 998 ईस्वी में सत्ता सुबुक्तगीन के बेटे महमूद गजनी के हाथ में आती है, जिसका जन्म 971 ईस्वी में हुआ था। अब यहाँ एक सवाल जो अक्सर उठता है वो ये कि क्या महमूद सिर्फ एक भाग्यशाली राजकुमार था जिसे ये विशाल साम्राज्य बस एक सजे सजाए थाल में मिल गया था? उसे सिर्फ भाग्यशाली कहना इस पूरी राजनीतिक प्रक्रिया को बहुत छोटा कर देना होगा। देखिए, उस दौर के तुर्क साम्राज्यों में ना सत्ता कभी भी विरासत में शांति से नहीं मिलती थी, उसे छीनना पड़ता था। बिल्कुल, अपनी योग्यता से छीनना पड़ता था। महमूद कोई महल में पला बड़ा अनुभवहीन राजकुमार नहीं था। 27 साल की उम्र में गद्दी पर बैठने से पहले ही अपने पिता के शासनकाल में वो खुरासान जैसे महत्वपूर्ण और अशांत क्षेत्र का गवर्नर रह चुका था। अच्छा, और खुरासान तो काफी अहम इलाका था उस वक्त। बहुत अहम। और खुरासान को संभालना अपने आप में एक बहुत बड़ी प्रशासनिक और सैन्य चुनौती थी। यानी जब तक उसने गजनी की सत्ता संभाली तब तक वो कूटनीति, सेना के प्रबंधन और विद्रोहियों को कुचलने की कला में पूरी तरह से माहिर हो चुका था। मतलब गद्दी संभालने से पहले उसका रिज्यूमे काफी मजबूत था। हाँ, आप ऐसा कह सकती हैं। और यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है ना, जो अक्सर लोग भूल जाते हैं, वो ये कि भारत की तरफ गजनी का पहला सैन्य अभियान महमूद ने शुरू नहीं किया था। वाह, सच में? तो ये शुरुआत किसने की थी? ये संघर्ष काफी पहले से सुलग रहा था। अल्पतगीन और सुबुक्तगीन के बीच के समय में पिरीतिगीन नाम के एक शासक ने गजनी पर शासन किया था। पिरीतिगीन, ओके। हाँ, और उसी के दौर में 972 से 977 ईस्वी के बीच पंजाब के शाही वंश के शासक जयपाल के खिलाफ पहला बड़ा संघर्ष हुआ था। मतलब ये कोई अचानक हुआ हमला नहीं था? बिल्कुल नहीं। ये सीमा विवाद और संसाधनों पर कब्जे की एक निरंतर चलने वाली लड़ाई थी। महमूद ने कोई नई दुश्मनी नहीं मोली थी, उसने बस एक पहले से चल रहे संघर्ष को एक अकल्पनीय स्तर तक पहुंचा दिया। ये बहुत दिलचस्प है कि जमीन पहले से तैयार थी, लेकिन महमूद ने जिस पैमाने पर भारत पर आक्रमण किए वो वाकई अभूतपूर्व था। कुल 17 आक्रमण। हाँ,
17 बड़े आक्रमण। और इन आक्रमणों का जो मूल कारण ऐतिहासिक दस्तावेजों में बताया जाता है वो बहुत ही सीधा है, धन की प्राप्ति, अपार दौलत। एकदम सही। लेकिन यहाँ आकर बात बहुत दिलचस्प हो जाती है। अगर असली मकसद केवल खजाना लूटना था और अपनी अर्थव्यवस्था को चलाना था, तो फिर बगदाद के खलीफा अल अदीर बिल्ला ने उसे यमीन-उद-दौला और यमीन-उल-मिल्ला जैसी बड़ी-बड़ी धार्मिक उपाधियां क्यों दी? ये एक बहुत ही अहम सवाल है। उसे इतिहास में मूर्ति मंजक यानी मूर्ति तोड़ने वाले के रूप में क्यों स्थापित किया गया? क्या ये कहा जा सकता है कि धर्म केवल एक बहाना था, एक पीआर रणनीति थी ताकि लूटपाट को सही ठहराया जा सके? देखिए, इसे सिर्फ एक पीआर रणनीति कहना इसे बहुत आसान बना देना होगा। सत्ता का ये समीकरण कहीं ज्यादा गहरा था। उस समय के मध्य एशियाई परिदृश्य को समझना जरूरी है। एक विशाल साम्राज्य को बनाए रखने के लिए एक स्थायी घुड़सवार सेना की जरूरत होती है। हाँ, और सेना मुफ्त में तो काम नहीं करेगी। बिल्कुल। घोड़ों का रखरखाव, हथियारों की सप्लाई और हजारों सैनिकों का वेतन, ये सब एक बहुत बड़ा आर्थिक बोझ होता था। महमूद को इस सैन्य मशीन को चालू रखने के लिए भारी मात्रा में नकदी की आवश्यकता थी, जो कि भारत के समृद्ध मंदिरों और खजानों में मौजूद थी। सही कहा। ये उसकी आर्थिक जरूरत थी। तो फिर इसमें खलीफा की क्या जरूरत थी? खलीफा तो बगदाद में बैठा था, उसका भारत या गजनी की अर्थव्यवस्था से क्या लेना देना? खलीफा उस समय इस्लामी दुनिया का प्रतीकात्मक और राजनीतिक गुरु था। खलीफा से मान्यता प्राप्त करने का मतलब था कि महमूद अब कोई आम कबीलाई सरदार या लुटेरा नहीं है, बल्कि एक वैध शासक है। हाँ, एक वैध इस्लामी शासक है। ये वैचारिक वैधता थी। जब महमूद ने खुद को मूर्ति मंजक के रूप में पेश किया, तो मध्य एशिया के अलग अलग कबीलों से, जहां रोजगार के साधन बहुत कम थे, हजारों युवा उसकी सेना में भर्ती होने के लिए उमड़ पड़े। उन्हें लगा कि वे एक पवित्र अभियान पर जा रहे हैं। बिल्कुल। तो धर्म ने उसे एक विशाल और प्रेरित सेना दी और भारत की दौलत ने उस सेना का खर्च उठाया। वैचारिक वैधता और आर्थिक जरूरत, ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू थे। एक के बिना दूसरा काम नहीं कर सकता था। बाप रे, ये तो एक बहुत ही घातक संयोजन है। सेना खड़े करने के लिए खलीफा का नाम इस्तेमाल करो और सेना को वेतन देने के लिए भारत के खजाने का। एकदम सटीक विश्लेषण है ये। तो चलिए देखते हैं कि ये घातक संयोजन जमीन पर कैसे उतरा। 1000 ईस्वी में महमूद ने पेशावर के कुछ हिस्सों पर कब्जा किया। अगले ही साल 1001 ईस्वी में उसने उसी शाही राजा जयपाल को एक भयानक युद्ध में हरा दिया, जिसका जिक्र हमने अभी थोड़ी देर पहले किया था। हाँ, पिक्तिकीन के संदर्भ में। बिल्कुल। लेकिन 1008 ईस्वी का नगरकोट का हमला एक पूरी तरह से अलग रणनीति का हिस्सा लगता है। इसे अक्सर मूर्तिवाद के विरुद्ध पहली बड़ी जीत के रूप में देखा जाता है। हाँ, ये एक बड़ा टर्निंग पॉइंट था। और यहीं पर वो घटना आती है जिसका जिक्र मैंने बिल्कुल शुरुआत में किया था। थानेसर के चक्रस्वामिन की आदमकद मूर्ति को गजनी के अखाड़े में ले जाकर रखवाना। ये केवल सोना चांदी लूटना नहीं है, ये तो सामने वाले के दिमाग पर एक बहुत गहरा प्रहार करना है। अगर हम थोड़ा पीछे हटकर इसे एक बड़े कॉन्टेक्स्ट में देखें ना, तो ये शुद्ध रूप से मनोवैज्ञानिक युद्ध था। मतलब युद्ध हमेशा सिर्फ मैदान पर हथियारों से नहीं जीते जाते, वे दुश्मन के दिमाग में डर पैदा करके भी जीते जाते हैं। सही बात है। नगरकोट कोई साधारण शहर नहीं था। ये आस्था, व्यापार और अकूत संपत्ति का एक अभेद्य किला माना जाता था। जब महमूद ने ऐसी जगह को भेदा जिसे स्थानीय लोग अजेय मानते थे, तो उसने केवल तिजोरियां नहीं खाली की, उसने वहां के शासकों के आत्मविश्वास को भी चकनाचूर कर दिया। बिल्कुल। लेकिन उस मूर्ति को अपने राजधानी में सजाने का क्या मकसद था? मतलब वो तो उसे पिघलाकर उसके धातु का इस्तेमाल भी कर सकता था, हथियार बना सकता था या सिक्के ढाल सकता था। बिल्कुल कर सकता था। लेकिन उस मूर्ति को सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित करने का एक बहुत ही स्पष्ट संदेश था। वो मध्य एशिया के अपने लोगों और उत्तर भारत के राजाओं दोनों को यह दिखा रहा था कि गजनी की सैन्य शक्ति के आगे कोई भी ताकत, चाहे वो राजनीतिक हो या आध्यात्मिक, टिक नहीं सकती। वाओ, एक तरह का ट्रॉफी डिस्प्ले। हाँ, और इसका जमीनी असर ये हुआ कि उत्तर भारत में एक भयंकर शक्ति निर्वात यानी पावर वैक्यूम पैदा हो गया। जयपाल जैसे शक्तिशाली राजा की हार और ऐसे पवित्र प्रतीकों के टूटने से छोटे शासक इस कदर खौफजदा हो गए कि उन्होंने मिलकर कोई संयुक्त मोर्चा बनाने के बजाय महमूद के सामने आत्मसमर्पण करना ही बेहतर समझा, या फिर बस रास्ते से हट जाना सही समझा। बिल्कुल। इस मानसिक हार ने महमूद के आगे के अभियानों का रास्ता पूरी तरह से साफ कर दिया। एक तरह से उसने बिना लड़े ही आगे के कई युद्ध जीत लिए थे। और इसी खौफ, इसी पावर वैक्यूम का पूरा फायदा उठाते हुए वो उस घटना की तरफ बढ़ता है जो इतिहास में सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बनी।
आप सोमनाथ की बात कर रही हैं। हाँ, साल 1025 ईस्वी सौराष्ट्र गुजरात के समुद्री तट पर स्थित सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण। ये मंदिर भारत के 12 आदि ज्योतिर्लिंगों में से पहला माना जाता है और जो आंकड़े मूल स्रोतों से सामने आते हैं वो सच में दिमाग सुनकर देने वाले हैं। हाँ, वो आंकड़े बहुत विशाल हैं। कहा जाकर है कि इस एक हमले में महमूद के हाथ 20 लाख दिनार की संपत्ति लगी। 20 लाख दिनार, ये इतना सोना और चांदी है कि इसका वजन आज के हिसाब से कई टनों में होगा। बिल्कुल, ये कोई छोटी रकम नहीं थी। और इस घटना की गूंज सदियों तक सुनाई दी, यहाँ तक कि आज के आधुनिक भारत में भी। हमारे पास जो नोट्स हैं वो बताते हैं कि 13 नवंबर 1947 को सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रयासों से इस मंदिर का पुनर्निर्माण शुरू हुआ। हाँ, और 11 मई 1951 को तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने वहां प्राण प्रतिष्ठा की। सही कहा। ये स्पष्ट रूप से दिखाता है कि ये घाव सांस्कृतिक रूप से कितना गहरा था। लेकिन मैं 1025 ईस्वी के उस पल की कल्पना करने की कोशिश कर रही हूँ। 20 लाख दिनार का खजाना लेकर वापस गजनी जाना। कोई आसान काम तो नहीं रहा होगा। हाँ, आसान। ये एक लॉजिस्टिक दुश्मन था। मतलब आप रेगिस्तान के बीच में हैं, आपके पास हजारों सैनिक हैं और अब आपके ऊंटों और घोड़ों पर टनों के हिसाब से सोना, चांदी और रत्न लदे हुए हैं। बाप रे। जो सेना पहले अपनी तेज गति और फुर्ती के लिए जानी जाती थी, अब उस भारी खजाने के कारण एक बहुत ही धीमी गति से रेंगने वाले कारवां में बदल चुकी थी। जब महमूद सोमनाथ पर हमला कर रहा था, तब अनहिलवाड़ा के शासक ने उसे रोकने की कोशिश की थी। हाँ, और उसके जवाब में महमूद ने अनहिलवाड़ा पर भी कहर बरपाया। बिल्कुल, लेकिन वापसी का सफर असली परीक्षा थी। जाहिर है, रेगिस्तान, पानी की भारी कमी और एक ऐसा खजाना जिसे देखकर किसी की भी नीयत डोल जाए। एकदम सही। और इसी धीमी गति और सेना की थकान का फायदा उठाया स्थानीय जाटों ने। उन्हें खलीफा की मान्यताओं या महमूद के मनोवैज्ञानिक युद्ध से कोई लेना देना नहीं था। उन्हें बस खजाना दिख रहा था। हाँ, उन्होंने देखा कि एक थकी हुई सेना भारी खजाने के साथ गुजर रही है और उन्होंने उस पर छापामार हमले शुरू कर दिए। उन्होंने महमूद को भारी नुकसान पहुंचाया और खजाने का एक हिस्सा लूट लिया। क्या बात कर रहे हैं। हाँ, महमूद जैसे शासक के लिए जिसने पूरे उत्तर भारत में खौफ का साम्राज्य स्थापित कर दिया था, ये एक बहुत बड़ा व्यक्तिगत अपमान था। मतलब जिसने सबको लूटा, उसे वापसी में स्थानीय लोगों ने लूट लिया। ये तो कमाल की बात है। और इतिहास में क्रिया और प्रतिक्रिया का ये एक बहुत ही सटीक उदाहरण है। इस अपमान का महमूद पे इतना गहरा असर हुआ कि उसका भारत पर आखिरी सैन्य अभियान, जो 1027 ईस्वी में हुआ, किसी खजाने को लूटने के लिए नहीं था। अच्छा, तो फिर वो किस लिए था? वो अभियान विशेष रूप से केवल जाटों के खिलाफ एक दंडात्मक कार्रवाई थी, मतलब एक प्यूनिटिव एक्सपेडिशन। वो सिर्फ अपना बदला लेने और अपना खोया हुआ रुतबा वापस पाने के लिए लौटा था। ये उसका अंतिम भारतीय अभियान साबित हुआ, क्योंकि इसके कुछ ही साल बाद 1030 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। तो 1030 ईस्वी में महमूद की कहानी का अंत होता है। लेकिन इस पूरी यात्रा को देखने के बाद 932 ईस्वी के एक छोटे से राज्य से लेकर 1030 ईस्वी के एक विशाल साम्राज्य तक मेरे सामने एक बहुत बड़ा विरोधाभास आकर खड़ा हो जाता है। कैसा विरोधाभास? एक ऐसा विरोधाभास जो महमूद की पूरी छवि को उलझा देता है। देखिए, महमूद गजनी सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक था। वो खुद को एक कट्टर इस्लामी योद्धा और मूर्तिमंजक के रूप में दुनिया के सामने पेश कर रहा था। हाँ, ये तो हमने चर्चा की। लेकिन जब हम उसके दरबार और उसकी सेना की बनावट को देखते हैं तो तस्वीर बिल्कुल अलग नजर आती है। उसकी सेना के उच्च पदों पर, जहां सबसे भरोसेमंद लोगों को रखा जाता है, सेवंद राय और तिलक जैसे हिंदू सेनापति आसीन थे। हाँ, ये एक बहुत ही रोचक ऐतिहासिक तथ्य है। तो ये कैसे मुमकिन है? मतलब जो व्यक्ति धर्म के नाम पर दूसरों को कुचल रहा है, वही व्यक्ति अपनी सेना की कमान उन लोगों को क्यों सौंपेगा जो उसी धर्म से आते हैं जिस पर वो आक्रमण कर रहा है? यह विरोधाभास ही एक साम्राज्य और एक कबीले के बीच का फर्क तय करता है। सच कहूं तो महमूद केवल एक धार्मिक कट्टरपंथी नहीं था, वो एक बेहद कुशाग्र और व्यवहारिक राजनेता था। एक प्रैक्टिकल रूलर। बिल्कुल। उसे ये बहुत अच्छी तरह पता था कि भावनाओं और नारों से भीड़ तो जुटाई जा सकती है, लेकिन एक बहुसांस्कृतिक और विशाल साम्राज्य को चलाने के लिए आपको योग्यता, अनुभव और स्थानीय समझ की जरूरत होती है। तो सेवेंद राय और तिलक सिर्फ दिखावे के लिए नहीं थे? नहीं, सेवेंद राय और तिलक जैसे लोग इसलिए वहां नहीं थे क्योंकि महमूद बहुत उदार था।
वे इसलिए वहां थे क्योंकि वे शानदार सैन्य रणनीतिकार थे। उन्हें भारतीय युद्ध